दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और सेकेंड ईयर की क्लास है और चैप्टर का नाम है DC जनरेटर। यानी इसके पहले DC जनरेटर की जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज से अपन करते हैं 51 क्वेश्चन, यानी 51 नंबर से आज चालू करेंगे और एक क्लास में अपन 30 क्वेश्चन ही करते हैं। 30 क्वेश्चन, टाइम भी सही रहता है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनता। इसके पहले वो थ्योरी की क्लास लिए थे, नहीं 14-15 क्लास हो चुकी है, आज शायद 15वीं क्लास है। इसके पहले पूरा A to Z थ्योरी पढ़ा दिए थे। यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी निम्न में से किसके कारण होती है? यानी जो शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर की जो टर्मिनल की वोल्टेज होती है किस कारण से कम हो जाती है? ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन बी नंबर है आर्मेचर लीकेज, ये बी नंबर कर लेना, इसको सी नंबर कर लेना। ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिघात, इनमें से कोई नहीं। यानी यदि जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो कमी होती है वो होती है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? जो मेन फ्लक्स होता है वो आर्मेचर जो फ्लक्स उत्पन्न करता है उसी का विरोध करता है, वही आर्मेचर रिएक्शन होता है। मैंने आर्मेचर रिएक्शन के शायद 7वीं या 8वीं क्लास में पूरी A to Z अच्छे से बता दिया था। आप आर्मेचर रिएक्शन समझ जाइए, आर्मेचर रिएक्शन होता कहाँ है, किस कारण से होता है, उसके कितने प्रभाव हैं, सारा चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया था। 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस DC जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है? निम्न में से ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका रेगुलेशन हाई होता है? ऑप्शन ए है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी है शंट जनरेटर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका रेगुलेशन हाई होता है? वो होता है शंट जनरेटर, यानी शंट जनरेटर का जो रेगुलेशन होता है उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। नो लोड एवं रेटेड RPM प्रचालित DC सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज होगी रेटेड वोल्टेज से अधिक, फुल रेटेड वोल्टेज, निम्न वोल्टेज या शून्य वोल्टेज। इसको ऑप्शन सी होगा निम्न वोल्टेज, यानी नो लोड एवं रेटेड RPM जो प्रचलित DC सीरीज जनरेटर की जो टर्मिनल पर वोल्टेज होगी वो होगी निम्न वोल्टेज। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस जनरेटर में वैद्युत चुंबकत्व टार्क एवं गति विपरीत दिशा में होती है? ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है और टार्क एवं गति सारी चीज विपरीत होती, विपरीत दिशा में होती है? ये होता है शंट जनरेटर पे। क्या होगा? इसको अपन शंट जनरेटर मानेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। यदि एक स्व उत्तेजित DC जनरेटर नया लगाने के बाद प्रथम प्रशिक्षण रनिंग में वोल्टेज नहीं बनाता तब निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? यानी यदि आप नया जनरेटर लाए हो, नया जनरेटर हम फर्स्ट बार रनिंग कर रहे हैं, चालू कर दिए, अब अपन देख रहे हैं उसमें से वोल्टेज नहीं बन रही, तो कारण क्या हो सकता है? यानी वो अपन को कारण ढूंढना कि एक्चुअली पे नया जनरेटर वोल्टेज क्यों नहीं बना रहा है। तो इसका सबसे बड़ा ये होगा कि फील्ड प्रतिरोध को बढ़ा देता है, इसी कारण हमारा जो जनरेटर होता है वो रनिंग के टाइम पे वोल्टेज नहीं बना पाता। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। DC शंट जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण के बीच संबंध दर्शाते हैं। यानी जो DC शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर के जो बाहरी अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके बीच संबंध को दर्शाते हैं? सबको मालूम होना चाहिए कि जो टर्मिनल वोल्टेज होती है और लोड धारा और टर्मिनल धारा IL और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है उसके बीच ही हमारा दर्शाता है अभिलक्षण DC शंट जनरेटर पे। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। एक लैग शंट कंपाउंड जनरेटर 100 वोल्ट पर 80 एम्पियर की धारा प्रदान करता है। शंट फील्ड का प्रतिरोध 100 एम्पियर,
एवं प्रतिरोध 100 ओम एवं सीरीज प्रतिरोध 0.02, यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.025 ओम हो तो कुल विद्युत वाहक बल होगा ये 103.663 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी शंट जनरेटर की दक्षता उच्च होती है। कोई भी डीसी शंट जनरेटर है उसकी जो एफिशिएंसी होती है उच्च होती है यदि आर्मेचर ताम्र क्षति और नियतांक क्षति के बराबर हो, यानी जो आर्मेचर कॉपर क्षति जो होती है नियतांक क्षति यदि बराबर है तब हमारा शंट जनरेटर की एफिशिएंसी जो होगी उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए क्या बदलने पड़ेंगे। एक जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए हमें आर्मेचर के कनेक्शन बदलने पड़ेंगे। क्या बदलने पड़ेंगे? जो आर्मेचर के कनेक्शन है उसको हम बदलकर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को ओवर कंपाउंड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है। एक 10 पोल वाले डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर कंडक्टर और प्रति पोल फ्लक्स 20 मीटर प्रति वेबर है, जो कि 600 आरपीएम पर कार्य करता है, जिसमें सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में बाधा हो तो उसका उत्पन्न विद्युत वाहक बल 960 वोल्ट होगा। न्यूमेरिकल की अलग से क्लास अपन कर लेंगे, अभी अपन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं एमसीक्यू। ये सब बहुत सरल है इसलिए अपन जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार का डीसी कंपाउंड जनरेटर उपयोग किया जाता है? सबको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग शंट जनरेटर या कम्युलेटिव अंडर कंपाउंड जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। यदि शंट नहीं दिए तो कम्युलेटिव अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर पे फील्ड धारा का मान बढ़ाने से, यदि शंट जनरेटर उसमें फील्ड धारा का मान बढ़ा देते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ जाता है। शंट जनरेटर में फील्ड फ्लक्स या फील्ड धारा का मान बढ़ाएंगे ना तो उसमें ईएमएफ का मान तीव्रता से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण सभी होगा। भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना। यही होता है कि किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर पे जो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, यानी जो शेष चुंबकत्व होता है समाप्त होने का मेन मकसद यही है कि भारी ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट के कारण समाप्त हो सकता है, ओवरलोड के कारण समाप्त हो सकता है। जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज अवस्था में, हम जब जनरेटर को बहुत दिनों तक यूज नहीं करेंगे तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, एक डीसी मशीन में आर्मेचर के सापेक्ष इंटरपोल बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग दोनों प्रयोग की गई है तब, मतलब एक ऐसा डीसी मशीन है जिसके आर्मेचर के साथ इंटरपोल बाइंडिंग और कंपनसेटिंग बाइंडिंग दोनों को हम यूज कर रहे हैं। इंटरपोल भी लगाए हैं, कंपनसेटिंग भी बाइंडिंग लगाए हैं, तो इसमें से इंटरपोल बाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग बाइंडिंग दोनों श्रेणी पे लगेंगे, इसको बोलना है बाइंडिंग। ठीक, इंटरपोल बाइंडिंग और कंपनसेटिंग बाइंडिंग दोनों को हम सीरीज पे लगाकर यूज कर सकते हैं। अगला है, एक डीसी यौगिक जनरेटर लंबे समय के लिए कार्यहीन रहता है। डीसी यौगिक यानी कंपाउंड लंबे समय के लिए कार्यहीन रहता है, कार्य नहीं करता, तथा इसी कारण अपने अवशेष चुंबकत्व को खो देता है। अवशेष चुंबकत्व को पुनः स्थापित किया जाता है। एक कंपाउंड जनरेटर है जिसमें से हम बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे हैं। जब बहुत दिन हम यूज नहीं करेंगे तो उसमें जो शेष चुंबकत्व रहेगा या अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा अवशिष्ट चुंबकत्व लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शंट क्षेत्र को डीसी स्रोत से जोड़ेंगे। ये जो शंट बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे तो कुछ न कुछ शेष चुंबकत्व वहाँ स्थापित हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा, फिर हम उसको आगे यूज कर सकते हैं, तभी हमारा बिजली जनरेटर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एक कंपाउंड जनरेटर की ओपन सर्किट वोल्टेज 250 वोल्ट है
पूर्ण लोड पर टर्मिनल वोल्टेज। जब किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगा है, ओपन सर्किट वोल्टेज पे दे रहा है 250 वोल्ट। जब हम उसको लोड पर देख रहे हैं, लोड की टर्मिनल वोल्टेज पर देख रहे हैं, तो वो 250 से सदैव अधिक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, यानी हम स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए पहला कर सकते हैं कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना चाहिए। यानी जो स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश का यूज कर सकते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, इंटरपोल का यूज कर सकते हैं, यानी उपरोक्त 3 विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर पे ब्रशों को रखा जाता है। यानी जो उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो डीसी जनरेटर को ब्रश रखना चाहिए, ये होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA पर। यानी हाई एफिशिएंसी प्राप्त करना है तो जो जनरेटर में कार्बन ब्रश होते हैं उसको हम लोग MNA पर रखेंगे, GNA से हटाएंगे, MNA पर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण। यानी लगातार कार्य करने वाले जो डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने के कारण है कि आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। जो आर्मेचर है और रोकर आर्म है उसमें कार्बन का चूर्ण जमा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं, अपन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती, सबको मालूम होता है, जो कॉपर क्षति होती है। जैसे जैसे लोड का मान परिवर्तन होता है वैसे वैसे कॉपर क्षति का मान भी परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना पड़ता है। जब मशीन बहुत दिन चल रही है, कार्बन ब्रश छोटा होता है घिसते घिसते, तो हम लोग जब मूल लंबाई का 2/3 हिस्सा रह जाता है तभी हम लोग बदल देते हैं, उसको चेंज कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, निरीक्षण के दौरान, टेस्टिंग या परीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया तो सेड पेपर का उपयोग निरर्थक है सबसे उत्तम उपाय। यानी जब हमारा निरीक्षण के दौरान देखें, हमने जब गए उसको निरीक्षण में देखे कि हमारा कम्यूटेटर घिस गया है, अब हम सोचे कि सेड पेपर का यूज करेंगे, मगर उसके जगह पे हमका क्या यूज करना चाहिए, उसके जगह पे हमें कम्यूटेटर ही बदल देना चाहिए। घस देंगे खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डीसी जनरेटर जिनके विशिष्ट गुण समान हैं, 2 डीसी जनरेटर हैं जिनके 2 विशेष गुण समान हैं, इन 2 जनरेटर को समानांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। इन दोनों जनरेटर को हमें पैरेलल पे चलाना है, तो पैरेलल पे चलाने के लिए दोनों का जो प्रतिशत रेगुलेशन होता है बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 76 है, कंपाउंड जनरेटर के समानांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है। तो इसका राइट होगा आंसर कि दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन होना चाहिए। कंपाउंड जनरेटर के पैरेलल में चलाने के लिए शून्य लोड से पूर्ण लोड तक हम लोग को क्या होना चाहिए, दोनों आर्मेचर का जो समान रेगुलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर पे यदि क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध चरम प्रतिरोध से अधिक हो, यानी जो एक डीसी जनरेटर है उसमें जो फील्ड प्रतिरोध चरम प्रतिरोध से अधिक हो, तो निम्न में से क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जनित्र वोल्टेज नहीं निर्मित करेगा, यानी जनरेटर जो होता है वोल्टेज नहीं बनाएगा जब चरम प्रतिरोध से रेजिस्टेंस का मान हाई होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जाता है।
यानी जो डीसी जनरेटर है, जो उसके आर्मेचर की जो रफ कम्यूटेशन है उसको हम कम करने के लिए कम प्रतिरोध वाले ब्रश का यूज करेंगे। किसका? कम प्रतिरोध वाले ब्रश का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 79 नंबर। डीसी जनरेटर पे यदि आर्मेचर के साथ सीरीज में कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रदान करने हेतु कौन सी डिफेक्ट से बचा सकते हैं, तो हम लोग अचुंबकीय प्रभाव जो होता है उससे बच सकते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करके। यानी कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग होती है इसको यूज करके हम लोग अचुंबकीय जो प्रभाव होता है उससे हम बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एडी धारा क्षति कुल क्षति के कितने प्रतिशत होती है? सबको मालूम होना चाहिए कि जो एडी धारा क्षति होती है 20 से 30% होती है। तो ये है सुपरफास्ट के 30 क्वेश्चन। अपन डीसी जनरेटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपन इसके आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।